जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस अमीन लाल। कब का केस है ये? तो आई थिंक सितंबर या अक्टूबर 2024 का ही है। हाँ, ज्यादा नया नहीं है, एकदम नया है। 19 सितंबर, नवंबर का है। ओके, वही मुझे लग रहा था कि इधर बीच का है, ज्यादा पुराना नहीं है। राइट, इसमें लिखो द स्टेट कैनॉट अक्वायर, the state cannot acquire ownership rights over the property of the citizens by claiming adverse possession, ठीक है। बट इसके साथ एक चीज का और ध्यान रखना, एडवर्स पोजेशन से तो वो नहीं क्लेम कर सकते, बट देर इज अनदर थिंग। हिंदू लॉ भी तुम लोग को एकदम ही नहीं बात है, जिनके जो लोग पुराने हिंदू लॉ हुआ है, नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। कहां से आवाज आई? ये पूरा नहीं हुआ है, अभी तो नहीं हुआ है, ये मान के चलो। हाँ, एग्जैक्टली आलोक। देर इज वन डॉक्ट्रिन विच इज द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्चीट, जिनका हिंदू लॉ चल रहा है सेक्शन 29 नहीं 30 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। वो बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्चीट। अगर कोई भी क्लेमेंट नहीं है, देखो जैसे हम लोग कहते हैं कि सपोज हिंदू मेल डाइज, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है डिवॉल्व हो जाती है उसके क्लास 1 एयर्स पे। अगर क्लास 1 एयर नहीं है तो क्लास 2 एयर पे, क्लास 2 नहीं है तो फिर एग्नेट्स पर, अगर एग्नेट्स भी नहीं है तो कॉग्नेट्स पर। ठीक है, अगर मान लो कि ना ही क्लास 1 एयर है, ना ही क्लास 2, ना ही एग्नेट, ना ही कॉग्नेट, तब जाकर के प्रॉपर्टी किसकी होती है? गवर्नमेंट की हो जाती है। और उसी को हम लोग कहते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्चीट। बट इट इज नॉट बाई एडवर्स पोजेशन। ठीक है, गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टी आ जाती है बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्चीट, नॉट बाय एडवर्स पोजेशन, याद रखना। ठीक है, सेक्शन 30 है ना सक्सेशन एक्ट। एक मिनट रुक जाओ, मुझे भी पढ़ा हुआ 2 साल हो गया हिंदू लॉ। मुझे लगा अभी अभी याद आया। एक मिनट रुक जाओ। The doctrine of escheat says कि if nobody is the owner of the property, then the government will become the owner of the property. 29 है ये, मुझे 29 या 30 दोनों में से कोई एक हिस्सा तो मुझे याद आ रहा था। 29 failure of heirs, right? Escheat. If an interstate has left no heir qualified to succeed to his or her property in accordance with the provisions of this act, such property shall devolve on the government. ठीक है, and the government shall take the property subject to all the obligations and liabilities to which an heir would have been subject. तो ये आता है by doctrine of, क्या लिखा है यहाँ पर? एस्चीट, नॉट बाय एडवर्स पोजेशन। ठीक है, तो ये इसका भी ध्यान रखना वहां पर। चलो राइट, अब और तो केस लॉज नहीं है। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो भी हम लोगों ने अब तक किया है। हाँ बताओ। पॉइंट नंबर 6 जो है वो नहीं समझ में आ रहा है। अब ऐसे तो मुझे एग्जैक्टली पॉइंट याद नहीं है। 6 क्या था एक बार, एनीवन बताओ। वो वहीं से ऐसा दिखा रहा है मुझे। तो मुझे यहां से वहां दिखेगा। 6 क्या है? ठीक है, ठीक है। सोसाइटी हैज अलाउड अ राइट टू ग्रो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके, ये वाला है। ओके, ओके, नहीं डिफरेंस है। नहीं, ये दो डिफरेंस
समझ नहीं आ रहे? नहीं, प्रिस्क्रिप्शन में तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों है. लिमिटेशन इज ओनली नेगेटिव. लिमिटेशन बार्स यू फ्रॉम डूइंग समथिंग. प्रिस्क्रिप्शन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है. प्रिस्क्रिप्शन तुम्हारा राइट एक्सटिंग्विश कर देगा और मेरा राइट क्रिएट कर देगा. समझ में आया? अब ठीक है. छठा वाला, अच्छा वो भी अभी है. अच्छा देखिए, देखो उसमें लिखा है कि लिमिटेशन इज बेस्ड अपॉन द पब्लिक पॉलिसी, कि बहुत पुराने लिटिगेशंस को हम लोग अलाइव नहीं रखेंगे. ठीक है. और दूसरा पार्ट उसमें है कि अगर हम लोग बहुत पुराने, मान लो कि अगर आज से 70 साल पहले का कोई कॉज ऑफ एक्शन है और वो अभी तक अलाइव है, तो उसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? पीपल आर डेड. ठीक है. वेरी ओल्ड रिकॉर्ड से. अब ओल्ड रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करना ही एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है. ठीक है. तो अब प्रिजर्व करना या तो प्राइवेट पर्संस के पास हो, विच इज जस्ट नॉट पॉसिबल कि वो इतना पुराना रिकॉर्ड प्रिजर्व करके रखे, या फिर गवर्नमेंट के पास हो. गवर्नमेंट के पास जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी जो वो है, मतलब प्रॉपर कीपिंग जो होनी चाहिए वो नहीं होती कई बार. दैट इज वाई इट इज सेड कि आपको अपनी जो वो है रिकॉर्ड्स हैं, सॉरी अपने जो लीगल रेमेडीज है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे अवेल कर लो आप. लिमिटेशन के लिए ये है पब्लिक पॉलिसी. ठीक है. प्रिस्क्रिप्शन का ये है कि किसी ने कोई चीज को यूज किया, इट इज बेस्ड अपॉन यूजेजेस. ठीक है. और कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया. ठीक है. और वो क्या कर रहा है, जब मैं किसी चीज को काफी दिन तक यूज करूंगा तो मैं उसे धीरे धीरे अपना समझने लगूंगा. ठीक है. नो वन हैज ऑब्जेक्टेड टू इट, मैं अपनी तरह यूज कर रहा हूं. बाद में आकर के आप ये कहो कि ये मेरा नहीं, मेरा है, नहीं, वो नहीं होगा. ठीक है. ओके, चलिए और बताओ. चलो तो रिवीजन करते हैं हम लोग. स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 1 से. सो लिमिटेशन इज बेस्ड अपॉन, लेक्चर नंबर 1 पे स्टार्ट. अच्छा, तुम लोगों ने, कितने लोगों ने ऑनेस्टली बताओ बुलेट नोट्स पढ़े थे? पढ़े थे पूरे या कुछ? अच्छा, जितने पढ़े हैं वो लगा कि हाँ समझ आ रहा है, बढ़िया है. नहीं, नए बच्चों से पूछा, तुम लोग तो ऐसे भी बोल दोगे. तुम लोग तो भरोसा ही नहीं करना मुझे. पढ़े हैं, समझ आया है. वहां पर जो हम लोगों ने क्लास में किया वही चीज होती है, थोड़ा सा वहां पर डिफरेंट लैंग्वेज या वर्ड्स थोड़ा सा और वहां रहते हैं. कुछ नया प्रिंसिपल वहां नहीं मिलेगा तुम लोगों को. ऑनलाइन वालों, नालायकों, तुमसे भी क्वेश्चन है ये. इस चुप मार के बैठे हुए ऐसे लग रहा है कि नहीं, इनसे नहीं पूछ रहा हूं मैं. पढ़े थे या नहीं बुलेट नोट्स? उसमें अगर पुराने कोई हो तो एडिशनल नोट्स वो ज्यादा अच्छे होंगे. नए वाले में तो मैंने एडिटिंग करा दी कि अब तुम लोग को वो मेरे वाले ही गए हैं. ठीक है. जो पुराने वाले होंगे उनको एडिशनल नोट्स वाला वो पढ़ना, वो तुम लोग के लिए ज्यादा अच्छा होगा. अच्छा, अभी भी कोई नहीं बोल रहा कुछ. भाड़ में जाओ तुम लोग. ठीक है. पढ़ो पढ़ो. अभी नहीं पढ़ा सर? क्यों भाई? पढ़ लो बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. जो लिमिटेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन में तुम लोग को डिफरेंस लिखा है वहां पर टेबल बना करके होगा. ठीक है. हाँ, जो लिमिटेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन में मैंने डिफरेंस तुम लोग को लिखवाया है वो वही चीज तुम लोग को बुलेट नोट्स में टेबल बना के मिलेगी. थोड़ा सा वहां शॉर्ट में है, यहाँ थोड़ा ज्यादा है इसका. इसीलिए मैंने कहा था कि अपना जो क्लास में चलता रहे, साथ साथ बुलेट नोट्स पढ़ते रहा करो. अगर डेली पढ़ते ना तो वो एक पेज ही होता. वन लाइनर बेहतर है, वो कर लो, बट पढ़ने के बाद. अगर वन लाइनर पे ही डिपेंड कर जाओगे और क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विस्ट किया ना तो तुम्हें लगेगा कि यार ये वन लाइनर तो काम ही नहीं आ रहा. पढ़ करके अगर वन लाइनर बनाओगे तो एटलीस्ट तुम्हारे पास बेस रहेगा, इसीलिए कह रहा हूं. चलो चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर 1. एकदम लेक्चर 1 के नोट्स निकालो. मैं फिर से कह रहा हूं, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था, तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं तुम्हारी बेयर एक्ट और रजिस्टर. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. बुलेट नोट्स से सप्लीमेंट कर लेना इसे. ठीक है. सर बोल रहे हैं बुलेट नोट्स खत्म हो गया लिमिटेशन का. ओके आदम, आई विल आस्क इन द ऑफिस. खत्म हो गया क्या है? ओके आदम, डोंट वरी, आई विल आस्क इन द ऑफिस टू हैव मोर कॉपीज प्रिंटेड. मैं बोलता हूं. चलो. सो लिमिटेशन इज बेस्ड अपॉन 3 थिंग्स. मैक्सिम 1, मैक्सिम 2, मैक्सिम 3. मैक्सिम 1 हमारी क्या है? इंटरेस्ट रिपब्लिक के आर्ट सेट फिनिस लिटियम. इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द रिपब्लिक दैट देयर इज एन एंड टू लिटिगेशन. ठीक है. वो रिसोर्स जो गवर्नमेंट वेस्ट करती है या जो पब्लिक का जो टाइम वेस्ट हो रहा है, इट कैन बी स्पेंट बेटर ऑन वेलफेयर एक्टिविटीज. ठीक है. दूसरा हमारा होता है विजिलेंटिबस, नॉन डॉर्मेंटिबस, जूरा सवीनियंट. You should be aware about your rights. If you are not aware about your rights, the law is not going to help you. ठीक है.
इसका तुम लोग को रिफ्लेक्शन दिखा 25, 27 में सेकंड मैक्सिम का, आपको 20 इयर्स के अंदर ही सूट फाइल कर देना है, नहीं करा तो आपका राइट वहां एक्सटिंग्विश हो गया, और ऐसे 27 में 12 इयर्स के अंदर नहीं किया तो आपका राइट एक्सटिंग्विश हो जाता है, ठीक है। थर्ड वन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लाचेस, जो कि बोलता है कि इफ देयर इज एन अनएक्सप्लेन्ड डिले और अननेसेसरी डिले, सो वहां पर इफेक्ट क्या होगा, एविडेंसेस में बी लॉस्ट और दे में इवन बी फैब्रिकेटेड। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये 3 बेसिस है हमारे लिमिटेशन एक्ट के लिए। आपको अपना जो लीगल राइट है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर एक्सरसाइज कर लेना है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स किए होंगे। नंबर 1, द डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स फोराई, विच इज लॉ ऑफ द फोरम। अगर पार्टीज प्लीड ना भी करें तो भी कोर्ट इज स्टिल बाउंड बाय द लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। तो अगर डिफेंडेंट एक्सपेक्टेड होता है डिफेंडेंट से वो रेस करेगा द बार ऑफ लिमिटेशन, अगर वो नहीं करता स्टिल द कोर्ट इज गोइंग टू डिसमिस द सूट अपीयर एप्लीकेशन इफ इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। सेक्शन 3(1) में बैराक में लिखा हुआ है, लेक्स फोराई लिखवाया था, किन नालायकों ने नहीं लिखा। अच्छा नहीं, फर्स्ट लेक्चर में कई लोगों के पास बैराक नहीं थी, लिखा था वहां पर बाद में लेकर के, ओके। चलो, सेक्शन 3(1) की जो लास्ट लाइन है वो क्या कहती है, ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंस, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स फोराई, ठीक है। नंबर 2 क्या है, सेकंड प्रिंसिपल, पार्टीज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट कैनॉट एक्सटेंड और रिड्यूस, दे कैनॉट, ठीक है। क्वेश्चन पूछा फिर आंसर था नो, रीजन क्या है, सेक्शन 23 एंड 28 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 23 कहता है it is opposed to public policy or it defeats the provisions of any law, and 28 says agreement in restraint of legal proceedings are void, ठीक है। then next है, can a party waive, no क्या पार्टी वेव नहीं कर सकती, बिकॉज पार्टी के लिए है ही नहीं, इट इज बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट, ठीक है, इट इज लेक्स फोराई, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट इनहेरेंट पावर्स को यूज करके एक्सटेंड रिड्यूस कर सकती है, नो, क्योंकि 151 इज लिमिटेड टू सीपीसी, ठीक है। लिमिटेशन देखो, एक्सटेंड या रिड्यूस कर सकती, रिड्यूस तो नहीं कर सकती, एक्सटेंड कर सकती है, बट ओनली अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, और किसी एक्ट के अंदर वो नहीं कर सकती। ये लिखवाया था ना ये वाला पॉइंट, हाँ बोलो। प्रिस्क्राइब पीरियड, अगर आपका नहीं एक्नॉलेजमेंट जैसे है, एक्नॉलेजमेंट 18 में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेस्क्राइब पीरियड के अंदर अगर आपने एक्नॉलेजमेंट साइन कर दिया है तो आपका फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करती है ना, क्या एक्सटेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो लिखा हुआ है बट वो फैक्ट्स पर अप्लाई होगा या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा। पार्टीज तो एक पार्टी बोलेगी अप्लाई होगा, दूसरी पार्टी बोलेगी अप्लाई नहीं होगा, डिसाइड कौन करेगा, कोर्ट, ठीक है। चलो राइट, ये था कौन सा, पैरामेटीरिया। पैरामेटीरिया बोलता है कि भाई जिसकी डेफिनेशन यहां है उसकी यहां से नहीं है तो दूसरे एक्ट में जहां डिफाइंड है हम लोग वहां से ले लेंगे। जैसे डिक्री नॉट डिफाइंड हम लोग सीपीसी से ले लेते हैं, ऑर्डर नॉट डिफाइंड वहां से ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। राइट, एंड देन वी हैव लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट नॉट द राइट। लिमिटेशन आपको कहता है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद आपका जो राइट टू फाइल द सूट अपीयर एप्लीकेशन है वो बार्ड है, ठीक है। थ्योरेटिकली आपका राइट आपके पास है, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, ठीक है, बट राइट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बिकम्स अ पर्पसलेस राइट, वो उस राइट कोई मतलब नहीं है फिर आपके पास। हाँ बस, बट इसके एक्सेप्शंस हैं, कौन कौन से, 25, 26 एंड 27 ऑल आर एक्सेप्शंस, जहां पर कि आपका राइट आपका जो रेमेडी है वो तो लॉस्ट है, राइट इज ऑल्सो एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है। और अब हम लोगों ने अब वो वाला पैरा एक बार दोबारा पढ़ो, क्योंकि अब हम लोगों ने कर लिया है, इट विल मेक मोर सेंस कि कैसे 25, 26 एंड 27 दे आर एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल। देखो मन में नालायकों, ये तुम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की तरह मन में बढ़ो, भगवान। क्योंकि मुझे पता है कि उस टाइम पर तुम लोग को लगा होगा कि ओके कैसे हुआ, लेकिन अब हम लोगों ने प्रोविजन कर लिया है, नाउ वी नो कि कैसे एक्सेप्शंस है इसके। चलो इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट विद द बेयर एक्ट, राइट। देखो हर बार मेरा यही सीक्वेंस रहता है, ठीक है, इसलिए मुझे एकदम याद हो चुका है
जितने लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा लिमिटेशन, कितने लोगों ने रिवीजन किया था लिमिटेशन का? यही सीक्वेंस रहा होगा वहां पर भी बिल्कुल। सो कोई भी एक्ट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले दो डेट्स नोटिस करेंगे, डेट ऑफ इनैक्टमेंट एंड डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। 5 अक्टूबर 1963 डेट ऑफ इनैक्टमेंट, 1 जनवरी 1964 डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। ठीक है, चलो कहने के लिए लिमिटेशन एक्ट एग्जॉस्टिव है, कैसे? द वर्ड कंसोलिडेट इज यूज्ड, राइट, बट एक्चुअली वो एग्जॉस्टिव नहीं होता, बिकॉज सेक्शन 29(2) में, अब देखो एक बार जाकर के 29(2) में स्पेशल और लोकल लॉ में भी आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन वहां पर आपको मिलता है, राइट। अब देखो मार्क्ड है ना वहां पर। तो लिमिटेशन एक्ट 1963 कहने के लिए एग्जॉस्टिव है, बट इट इज एक्चुअली नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है। तो स्पेशल और लोकल लॉ में भी टाइम दिया जा सकता है। नेक्स्ट, एंड अमेंड, इसके पहले वाला एक्ट कब आया था? 1908 में पास हुआ था, विच इज रिपील्ड नाउ। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ डेफिनेशन से। अब डेफिनेशंस में हम लोगों ने कौन सा किया था? 2F हाँ, टॉर्ट। टॉर्ट इज, ऐसा लोग कहते हैं कि टॉर्ट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन एनी स्टैट्यूट, स्टेटमेंट गलत है डेफिनेशन, ऑल्दो नॉट अ वेरी गुड डेफिनेशन। वेरी गुड क्या मतलब? नॉट इवन एन ओके डेफिनेशन। वो देखो क्या लिखा है उसमें, टॉर्ट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो जो बच गया रेजिड्यूरी है वो इट्स अ सिविल रॉन्ग, जो रेजिड्यूरी बच गया दैट विल बी डीम्ड एज अ टॉर्ट, ठीक है। और कौन सा डेफिनेशन की थी यहां पर? H गुड फेथ नहीं कराया था, 2H हाँ 2H 2L कराया होगा, राइट। J तो सबसे इंपॉर्टेंट है, J वाली अभी नहीं। 2L इज सूट डज नॉट इंक्लूड अपील और एप्लीकेशन, मार्क्ड है, ठीक है। और फिर हमारा होगा 2H गुड फेथ को हम लोग कैसे करेंगे? 3 में डिवाइड करते हैं, विच इज ऑनेस्टी ऑफ बिलीफ एंड पर्पस, ऑब्जर्वेंस ऑफ रीजनेबल स्टैंडर्ड्स एंड फेथफुलनेस टू वंस ड्यूटी, ठीक है। देन हम लोग गए 2J पर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन द लिमिटेशन एक्ट, बिकॉज ये डिफाइन करता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रेस्क्राइब पीरियड को। पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है? जो भी शेड्यूल के सेकंड कॉलम में दिया है दैट इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन, सिंपल एंड सिंपल। हाँ, अगर आपको कंप्यूट करना पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू द एग्जेम्पशंस एंड एक्सेप्शंस, तब हम लोग उसे कहते हैं प्रेस्क्राइब पीरियड, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया होगा सेक्शन 3 से। सेक्शन 3 is not an independent provision. It starts with the term subject to sections 424, right? It's a declaratory provision which says कि आपको exemption exception के मिलने के बाद जो टाइम पीरियड मिला है, अगर आप उस प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद सूट अपील एप्लीकेशन फाइल करोगे तो इट विल बी बार्ड बाय लिमिटेशन, ठीक है। शैल भी लिखा है, शैल का मतलब मैंडेटरी होगा, ठीक है। तो कोर्ट डज नॉट हैव अ डिस्क्रिशन, ठीक है। सेक्शन 3(1) में क्या टर्म यूज है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन या फिर प्रेस्क्राइब पीरियड? प्रेस्क्राइब पीरियड, यानी कि आपको सारी एग्जेम्पशन एक्सेप्शन मिलने के बाद जो मिला है, ठीक है, राइट। देन हम लोग चलते हैं 3(2) पर। 3(2) इज द, हाँ 3(2) के, हाँ उसमें ABC करके डिवाइडेड है वहां पर, ठीक है। 3(2)(A)(1) कहता है कि एक ऑर्डिनरी सूट तब हम लोग मान लेंगे इंस्टीट्यूटेड जब उसे आपने प्रॉपर ऑफिसर के सामने प्रेजेंट किया था, उस दिन वो फाइल्ड है। भले ही बाद में डिफेक्ट निकले, डिफेक्ट क्यों हो रहा है बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस दिन भी आपने प्रेजेंट किया है प्रॉपर ऑफिसर को उसी दिन हम लोग मान लेते हैं कि वो फाइल्ड है। 3(2)(A)(2) बोलता है इन केस ऑफ अ पॉपर सूट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूट्स बाय इंडियन पर्संस। जिस दिन भी आपने एप्लीकेशन फाइल की है उसी दिन से मान लें कि सूट फाइल्ड है। अगर वो अलाउड है तब तो 3(2)(A)(2) सफिशिएंट होता है। अगर वो मेड एंड रिजेक्टेड है तब हम लोग कहां जाते हैं? 3(2)(A)(2) के बगल में सेक्शन 13 लिखवाया है, गुड 13 में जाओ और उसमें लिखा है मेड एंड रिजेक्टेड। मैंने कहा था अंडरलाइन करने को, है आओ नीचे चेक करने इज मेड एंड रिजेक्टेड, ठीक है। तो रिजेक्टेड वाले में भी अगर आप गुड फेथ वगैरह शो कर लो और कोर्ट फी पे कर दो तो कोर्ट मान लेगी कि जिस दिन भी आपने एप्लीकेशन फाइल की थी उसी दिन आपका ये सूट भी फाइल था हमारा, ठीक है। कमिंग बैक टू 3(2)(A)(3), अगर एक कंपनी है जो कि वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग चल रही है तो लिक्विडेटर को जिस दिन आपने पहली बार अपना क्लेम सेंड किया है उसी दिन आपका सूट भी मान लिया जाए कि इस दिन फाइल था हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा 3(2)(A)(3). 3(2)(B), सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम में सेट ऑफ उस दिन जिस दिन ओरिजिनल सूट फाइल था, काउंटर क्लेम जिस दिन आपने काउंटर क्लेम किया है,
ठीक है। 3(2)C है जो हमारा कि जिस दिन आपने नोटिस ऑफ मोशन सर्व किया है उसी दिन हम लोग मान लेंगे कि आपने सूट फाइल होगा हाई कोर्ट में, नोटिस ऑफ मोशन फाइल करा रहे हो हाई कोर्ट सूट में, हाँ जिस दिन भी आपने एप्लीकेशन फाइल की है, रिवीजन की एप्लीकेशन हो उसी दिन मान लेंगे कि नोटिस ऑफ मोशन भी सर्व था हमारा, ठीक है। देन वी गो टू सेक्शन 4। सेक्शन 4 में दो मैक्सिम्स हैं, कौन सी? लेक्स कॉजेट नॉन एड इम्पॉसिबिलिया एंड एक्टस क्यूरिए नेमिनम ग्रावाबिट। Law will not compel you to do something which is impossible and an act of court will not prejudice anyone, ठीक है। सेक्शन 4 किस पर अप्लाई होता है? सूट्स, अपील्स, एप्लीकेशंस तीनों पर अप्लाई होगा। और वहां पर टर्म क्या यूज है? प्रेस्क्राइब पीरियड या फिर प्रेस्क्राइब पीरियड मतलब एग्जाम्पशन मिलने के बाद। उसमें इंप्लाइड चीज जो है वो ये है कि अब नहीं वहां पर आ रहे हैं। इंप्लाइड चीज ये है कि जो भी प्लेंटिफ है या एप्लीकेंट है या एप्लेंट है वो चाहे तो फर्स्ट डे पर फाइल कर सकता है या फिर वो लास्ट डे पर भी फाइल कर सकता है, लास्ट डे के लास्ट आवर में आके फाइल कर सकता है। और अगर लास्ट डे ऑफ द प्रेस्क्राइब पीरियड ऑन दैट डे द कोर्ट इज क्लोज्ड तो आपको व्हेनेवर द कोर्ट रीओपन्स आपको वहां पर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज इंप्लाइड है कि वो कोर्ट कौन सी होनी चाहिए? प्रॉपर कोर्ट होनी चाहिए वहां पर, राइट। क्योंकि ये बाद में हम लोगों ने केस लॉ भी किया होगा इसके ऊपर, अमरचंद ईरानी वाला केस होगा और मकबूल अहमद वाला भी केस होगा, ठीक है। वो सेक्शन 14 से कंपैरिजन करते हैं हम लोग। उस टाइम पे मैंने कहा होगा स्पेस छोड़ दो, बाद में लिखवाया होगा, चलो राइट। एंड सेक्शन 5 द मोस्ट क्या है? इंपॉर्टेंट एंड मिसअंडरस्टूड, ठीक है। हाँ, सूट्स पर अप्लाई नहीं होता है, फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि देखो जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले केस लॉ किया था इसमें ये वाला जो था अगर देखोगे तो यहां पर हम लोगों ने काफी सारी चीजें डिस्कस की थी, बट एट द एंड क्या पता चला? सेक्शन 5 अप्लाई होगा ही नहीं। और ये जो क्वेश्चन है ये कई बार आ गया है, वो पूरे फैक्ट्स ऐसे बताएंगे सिमिलर कि ये इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअली थिंग इज वेरी बेसिक। सेक्शन 5 सूट्स पर अप्लाई होता ही नहीं है, ठीक है। अपील्स एंड अदर एप्लीकेशंस पर अप्लाई होगा, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन पर अप्लाई नहीं होता है। सफिशिएंट कॉज क्या होता है? क्या है सफिशिएंट कॉज? हाँ, सर्कमस्टांसेस वर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी, पार्टी को उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। इसके लिए याद रखना, इट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तो ईच केस विल बी डिसाइडेड ऑन इट्स ओन मेरिट्स, ठीक है। तो ये हो सकता हो कि एक केस में वो सफिशिएंट कॉज है बट दूसरे केस में सफिशिएंट कॉज नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और अगर किसी हाई कोर्ट के किसी यूनिक प्रैक्टिस या ऑर्डर से अगर कोई मिसलेड हुआ है तो क्या वो सफिशिएंट कॉज होगा? यस, एक्सप्रेशन में देखो, इसी में मैंने तुम लोग को बताया था लेटर्स पैटेंट अपील आर्टिकल 116, गो टू आर्टिकल 117 सॉरी, हाँ 117, आर्टिकल 117। आप एक हाई कोर्ट से अपील सेम हाई कोर्ट में कर रहे हो, लिखा है वहां पर देखो, LPA लेटेस्ट पैरेंट अपील, ठीक है। देखो वो ये जो टर्म है लेटेस्ट पैरेंट, ये बस नाम का लगता है सुनने में कि ये बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा। सिंपली इट इज इंट्रा कोर्ट अपील। आप अपील के लिए जनरली सुपीरियर कोर्ट में जाते हो, यहां पर आप अपील उसी कोर्ट में कर रहे हो, ठीक है, राइट। सेक्शन 5 के केस लॉज देखो सारे कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा रामलाल वर्सेस रीवा कोल्डफील्ड। अच्छा एक बात बताओ, सेक्शन 5 में हम लोग कहते हैं डबल डिस्क्रिशन दी जाती है, ठीक है। क्या है डबल डिस्क्रिशन? अब पढ़ो, रिवीजन किया नहीं नालायक को। क्या इफेक्ट पड़ेगा? दो डिस्क्रिशन, तो क्या वो कॉज सफिशिएंट है या नहीं, पहला डिस्क्रिशन, और दूसरा ऑपोजिट पार्टी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बिकॉज तुम लोग को एग्जांपल दिया होगा हस्बैंड वाइफ के बीच डिवोर्स वाला, राइट। तो डिक्री की अपील के लिए आपके पास 30 डेज का टाइम था। 30 डेज के बाद अगर अपील नहीं हुई तो हस्बैंड को लगा कि डिक्री फाइनल हो गई है एंड ही मैरिड फॉर अ सेकंड टाइम, ठीक है। अब अगर वाइफ जाती है और बोलती है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगाती है, सफिशिएंट कॉज प्रूव हो जाए उसके बाद भी कोर्ट मना कर सकती है ये बोल के कि ऑपोजिट पार्टी के ऊपर एक इररिपेरेबल लॉस या डैमेज हो जाएगा, इसके लिए वो मना कर सकती है। इसलिए कहते हैं वहां पर कि सफिशिएंट कॉज भी अगर आप सफिशिएंटली प्रूव कर दो तो भी वो कई बार इनफ नहीं होता है, ठीक है। चलो, रामलाल वर्सेस रीवा कोलफील्ड्स, उसके बाद कलेक्टर लैंड एक्विजिशन अनंतनाग वर्सेस मसूमत कटीजी, अगेन अ लैंडमार्क केस
कि भाई आपको एक लिबरल अप्रोच रखना पड़ेगा. यू डोंट हैव टू आस्क फॉर ईच एंड एवरी डेज डिले. ठीक है, और ये ध्यान रखो कि पार्टी डेलिबरेटली अपना केस जो है वो डिले नहीं करेगी. ठीक है, उसको कोई फायदा नहीं होने वाला उससे. दूसरा कि आपको ये भी ध्यान रखना है पार्टी को हो सकता है कोई और काम भी हो सकता है वो उसमें बिजी हो जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रही है. ठीक है, देन इसके बाद और कोई केस था इसमें? एक नहीं था ना? हाँ, इसमें स्टेट वाला एंड में लिखवाया होगा अलग से. कौन सा था? स्टेट का लिखवाया था कि अगर स्टेट है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो प्राइवेट पर्सन के बीच में पहले जनरल रूल है कि आपको दोनों को बराबर ट्रीट करना है, बट देयर कैन बी इंस्टेंसेस जहां पर कि स्टेट को हम लोग इंप्लाइडली ज्यादा लिबरल हो जाती है कोर्ट. ठीक है, देन वी गो टू सेक्शन 6. सेक्शन 6 स्टार्ट होते ही 6 to 11 एक कैटेगरी में रहते हैं, 12 to 24 एक कैटेगरी में, एंड देन वी हैव अ सेपरेट कैटेगरी फॉर 25, 26 एंड 27. 6 to 11 को हम लोग कहते हैं एक्सेप्शंस, और यहां पर हम लोग ऐसा मानते हैं कि टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ ही नहीं था. तो इफ अ पर्सन इज अ माइनर, जब तक वो माइनर है टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि वो डिसेबिलिटी सीज ना हो जाए. इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम 2 डिसेबिलिटीज, तो जब तक वो 2 डिसेबिलिटी सीज ना हो जाए तो तब तक टाइम पीरियड हमारा स्टार्ट नहीं होगा. और अगर वो पर्सन डिसेबिलिटी सीज होने से पहले ही मर जाता है तो उसके एलार्स फाइल करेंगे सूट डेथ से लेकर के उतना टाइम पे जितना उसको मिलना चाहिए था. ठीक है, अगर एलआर माइनर है तो एलआर को भी हम लोग वही सारे बेनिफिट्स देते हैं जो कि ओरिजिनल लिटिगेंट को मिलना चाहिए था. ठीक है, 6.5 हमारा कहता है कि अगर वो पर्सन मर जाता है आफ्टर द डिसेबिलिटी सीजेस बट विद इन द टाइम पीरियड अलाउड अंडर दिस सेक्शन, तो उसके एलआर्स के लिए कितना टाइम पीरियड है? जो बचा हुआ टाइम पीरियड है वो मिलेगा. तो अगर ए नहीं मरा होता तो उसके पास कितना टाइम होता है उसे हम लोग उतना टाइम दे देंगे. ठीक है, रीजन इज सेक्शन 9. सेक्शन 9 बोलता है एक बार टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया तो नो सब्सीक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी इज गोइंग टू स्टॉप इट. ठीक है, देन हम लोग चलते हैं सेक्शन 8 पर. 6 हैज टू बी रेड विद 8. 6 कहता है कि आपको कितना भी टाइम पीरियड मिल सकता है. 8 बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है. हाँ, आपको सूट फॉर प्रीएम्पशन में कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी और किसी और सूट में भी आपको 3 ईयर से ज्यादा का टाइम नहीं दिया जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं 6 हैज टू बी रेड विद 8. देन वी गो टू सेक्शन 7. 6 is for one plaintiff, right? And he is a minor. 7 में जहां पर more than one plaintiffs हैं और उनमें से कोई एक disabled है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? माइनॉरिटी का बेनिफिट या डिसेबिलिटी का बेनिफिट बाकी लोगों को मिलता है या नहीं मिलता? डिपेंड्स कि उनकी आपस की रिलेशनशिप कैसी है. अगर वो डिस्चार्ज दे सकते हैं डिफेंडेंट को तब तो वो टाइम पीरियड है वो उनके अगेंस्ट वैसे चलता है जैसे चलना चाहिए. अगर नहीं दे सकते तो उन्हें वेट करना पड़ेगा कि डिसेबिलिटी सीज हो और तब हमारा टाइम पीरियड स्टार्ट होता है हमारा. ठीक है, जैसे कर्ता ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली दे सकता है, पार्टनर दे सकता है. देखो तुम लोग को लिखवाया भी होगा एंड में, हु कैन गिव अ वैलिड डिस्चार्ज, ऐसे लिखा है? नहीं लिखा है? 2-3 लिखवाए होंगे एंड में. कर्ता, हाँ, पार्टनर्स, को एग्जीक्यूटर्स लिखवाया होगा, को कॉन्ट्रैक्टर्स. हाँ ठीक है, चलो राइट. अब ये था हमारा सेक्शन 7. 8 तो हमारा चलो हो गया है. व्हाट इज प्रीएम्पशन? समझा तो था तुम लोगों ने मेरे से. होता क्या है आज बताओ तुम लोग? फर्स्ट राइट ऑफ परचेज बेस्ड अपॉन विसिनेज. हाँ ठीक है, एक जगह के आसपास की जगह को. जिनका मुस्लिम लॉ हुआ है कितने लोग? मुस्लिम लॉ में ज्यादा दिखता है, ऐसा नहीं कि हिंदू लॉ में नहीं है, हिंदू लॉ में भी है. जैसे यहां पर सेक्शन, ये जो हम लोग अभी कर सेक्शन में, यहां पर राइट, प्रेफरेंशियल राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस, ये भी प्रीएम्पशन ही है. मुस्लिम लॉ में ज्यादा एस्टैब्लिश्ड है, हिंदू लॉ में बहुत कम प्रैक्टिस है, लेकिन होता यहां पर भी है. ठीक है, चलो. मुस्लिम लॉ में एक्चुअली मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हक शुफा पे. ठीक है, तो वो हक शुफा पे एक शॉर्ट नोट्स तुम लोग जिनका भी हुआ है, कितने लोग का हुआ है मुस्लिम लॉ? बड़ा कॉन्फिडेंस तो नहीं दिख रहा तुम लोगों में कि हुआ है. हाँ, मुस्लिम लॉ लिया ही नहीं. ओके, मुस्लिम लॉ में जब भी हक शुफा आता है वहां पर आपको 3 तलब बतानी होती है. हाँ, तलब सिर्फ नशे के केस में नहीं होता. ठीक है, हाँ
तलब ईशद, तलब मुवासिबत, कुछ नहीं था, नो आइडिया। ओके ठीक है, एक बात ध्यान रखना, इन केस अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि नहीं ठीक से समझ आया मुस्लिम लॉ की जो बुक मिलती है ना यहाँ से, हाँ यहाँ पर जो रेड वाइट ब्लैक से नहीं मिलती है, वो वाली जो यहाँ से पीले से मिलती है, हाँ वो वाली, उसमें तुम लोग को टेस्ट बुकलेट मिलती है वो अलग, बुलेट नोट्स वो अलग, जो बुक मिलेगी इसमें कवर वगैरह अच्छे से लगा रहता है, वो मुस्लिम लॉ के पढ़ना, दैट इज अकील अहमद। अकील अहमद के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं सारे के सारे उसमें हैं, और जो भी मैं तुम लोग को बता रहा हूं तलब ईशद, तलब मुवासिबत, सारा कुछ वहां पर मिल जाएगा। वो आपको 3 प्रोक्लेमेशन देनी पड़ती है। पहला, जब वो आपको पता चला कि उसने सेल कर दिया है। दूसरा, जब वो, हाँ मेरे क्लास में करना तुम, और किसी की क्लास में मत करना तुम। नहीं वहां पर भी तो हुआ ही था, बीएसए में भी हुआ ही था, जहां मैं रहूंगा वहां होता है। हाँ किस दिन, हाँ वो उस दिन कोर्ट में, अच्छा मैंने बताया था, हाँ लिमिटेशन में बताया होगा मे बी, राइट। तो बुक यूज किया करो। लिमिटेशन में तो आई डोंट थिंक तुम लोग को जरूरत पड़ेगी, बिकॉज इतना ज्यादा कभी नहीं आता, वो हम लोग दे देते हैं कि तुम लोग को ऐसा लगे कि बुक परचेज करनी पड़ेगी मार्केट से। बट हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ दोनों के लिए जो यहाँ से बुकलेट आती है ना, उसे जरूर पढ़ना। हिंदू लॉ इज समरी ऑफ पारस दीवान, और मुस्लिम लॉ के लिए बेस्ट बुक आती है अकील अहमद, उसकी समरी जो है वो यहाँ पर तुम्हें सारी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सेक्शन 8 में प्रियम्पशन और वो 3 इयर्स। सेक्शन 9 फर्स्ट पार्ट इज प्रीटी सिंपल, एक बार टाइम स्टार्ट हो गया तो रुकेगा नहीं, और दूसरा हमारा है प्रोवाइजो। अगर एक, जाना दो प्रोवाइजो। सेक्शन 10 पे चलते हैं। नहीं, प्रोवाइजो ऐसे ओरली समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन स्टेट हैव बीन ग्रांटेड टू द डेटर्स, हाँ तो जब तक वो एडमिनिस्ट्रेशन में है तब तक उसका जो सूट है वो, उसका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। देन वी गो टू सेक्शन 10, इन केस ऑफ ट्रस्ट देयर इज नो टाइम पीरियड। 11 में है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बाहर साइन हुआ है और आप सूट इंडिया में फाइल कर रहे हो तो लिमिटेशन एक्ट इंडिया वाला ही लगेगा, ठीक है। सेक्शन 12 में बोलता है कि अगर किसी भी ऑर्डर या डिक्री के अगेंस्ट आपको अपील, रिवीजन, रिव्यू फाइल करना है तो जो भी आपका टाइम गया है इन ऑब्टेनिंग द कॉपी ऑफ द ऑर्डर और डिक्री, वो टाइम रिक्विजाइट एंड द डे ऑफ जजमेंट शैल बी एक्सक्लूडेड। दिस इज 12.1। 12.1 तो कहता है कि 1 day will always be excluded। 12.2 कहता है ये जो मैं बोल रहा हूं, एंड 12.3 says obtaining the copy of the judgment that also shall be excluded, ठीक है। 12.4, जब आपने कॉपी के लिए एप्लीकेशन फाइल की और जब से कॉपी रेडी हो गई है, एक्चुअल टाइम टेकन, ठीक है, एक्चुअल टाइम टेकन। क्या यहां पर जो क्वेश्चन है, हाँ तुम यही सॉल्व करा लो मेरे से, चलो राइट। और 12.4 इज फॉर आर्बिट्रल अवार्ड, कॉपी ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड जब आपको रिसीव हुई है तो वहां से वो जो टाइम पीरियड आपका गया है वो एक्सक्लूड हो सकता है हमारा, ठीक है। एंड देन इस पर देखो एक केस लॉ मैंने तुम लोग को लिखवाया होगा, कौन सा है, हिमाचल टेक्नो इंजीनियर्स, ठीक है। ये है पहला, देखो हिमाचल टेक्नो इंजीनियर्स, वो केस लॉ एक्चुअली है बहुत सिंपल। इनफैक्ट अगर हम लोग नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज वहां पर वो क्या लिखता है, 1 day विल बी एक्सक्लूडेड, दैट इज इट। लेकिन उसकी जो लास्ट लाइन है, आई थिंक क्या नाम है तुम्हारी थी ना उस दिन, मैंने तुमको बोला था कि ये वाला होगा, विल बी एडेड टू द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। दिस पार्ट इज क्रूशियल, बिकॉज हम लोगों ने कितनी बार भी जब भी एक्सक्लूड कराया है तो कहां ऐड किया है उसे, पीरियड ऑफ लिमिटेशन में हमेशा जाकर के ऐड कर दिया है, ठीक है। तो एक्चुअली वो केस लॉ में बस इस पर्पस के लिए कराता हूं कि अगर वर्ड आ रहा है एक्सक्लूडेड, तो जितना भी टाइम पीरियड जो एक्सक्लूड होना है, ऐसा नहीं कि एक्सक्लूड कर देना, उस टाइम पीरियड को पीरियड ऑफ लिमिटेशन में ऐड कर देना, ठीक है, वो कन्वीनियंट हो जाएगा तुम्हारे लिए, राइट। और 12 हो गया हमारा, 13 हमारा किया हुआ है। 14, अगर आप एक सूट फाइल करते हो इन द रॉन्ग ज्यूरिसडिक्शन, तो जितना भी टाइम आपने स्पेंड किया इन द रॉन्ग कोर्ट वो एक्सक्लूड हो जाता है, आपको गुड फेथ शो करना पड़ेगा, ठीक है। और 14.1 को हम लोग कंपेयर करते हैं सेक्शन 4 से। 4 में इट मस्ट बी इन द प्रॉपर कोर्ट, और वैसे भी जो टाइम पीरियड एक्सक्लूड होना है वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए, पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर से ही स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद क्या कुछ प्रॉब्लम है,
बताओ कोई बात हो तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। राइट, 14(1) में हम लोगों ने वो केस देखा था, सेक्शन 4 का, अमर चंद ईनानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मकबूल अहमद वर्सेस प्रताप नारायण सिंह। ठीक है, उसके 2 पॉइंट्स क्या है? पहला वाला, इट इज इम्प्लिसिट इन सेक्शन 4 दैट द सूट अपील और एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड इन द प्रॉपर कोर्ट। ठीक है, और दूसरा वाला है कि अंडर सेक्शन 14 और एनी अदर प्रोविजन, जो भी आपको टाइम एक्सक्लूड कराना है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर ही स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद स्टार्ट हो रहा तो वो वैसे ही बार्ड हो जाता है हमारा। ठीक है, देन वी वेंट टू सेक्शन 21 में गए होंगे, 14 के बाद 21। राइट, अगर एक न्यू प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ऐड होता है ना, 21 में गए होंगे, तो जिस दिन से उसको पार्टी बनाया गया है उस दिन से हम लोग मानते हैं कि ही हैज बीन एडेड एज अ प्लेंटिफ और अ डिफेंडेंट। ठीक है, जब तक वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर हो रहा है तब तक वो ठीक है, अगर उसके बाहर हो रहा है तो शो करना पड़ेगा ही मेड अ मिस्टेक इन गुड फेथ। ठीक है, और कोर्ट जो है उसको एनी अर्लियर डेट से भी मान सकती है। 21(2) कहता है कि दिखने में लगेगा कि एक नई पार्टी ऐड हो रही है, न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, बट एक्चुअली देयर इज ओनली रिप्लेसमेंट हैपनिंग। कब कब होगा? असाइनमेंट, डेवोल्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन या ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, नाउ कम बैक टू सेक्शन 15. 15(1) कहता है इफ अ सूट, और क्या लिखा है? एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। 15(1) इज फॉर सूट एज वेल एज एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। अगर उसका इंस्टीट्यूशन बार्ड है ड्यू टू एनी इंजंक्शन और ऑर्डर, तो जितने दिन तक वो ऑर्डर जो है या इंजंक्शन इफेक्ट में रहा है, एंड ऑन द डे, मतलब जिस दिन वो अप्लाई, सॉरी, ऑर्डर हुआ था और जिस दिन वो विड्रॉन है, वो पूरा टाइम जो है एक्सक्लूड हो जाता है आपका। ठीक है, 15(2) कहता है जो नोटिस पीरियड आपको देना पड़ता है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, जो टाइम आपका गया है कंसेंट लेने में वो एक्सक्लूड हो जाएगा, जो टाइम आपका गया है सैंक्शन लेने में वो एक्सक्लूड हो जाता है। 15(3) कहता है कि वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स में या फिर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में जब से वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है वहां से लेकर के ऑफिसर के अपॉइंट होने के 3 महीने बाद तक वो पूरा का पूरा टाइम पीरियड जो है वो एक्सक्लूड हो जाता है। 15(4) मैं नहीं करा रहा हूं, बहुत डिफिकल्ट है। 15(5) डिफेंडेंट जब तक इंडिया से बाहर, हाँ बोलिए। हम्म 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 वो क्रिमिनल है, फिर सिविल नहीं है क्या? ये तो क्रिमिनल है वैसे। कोलाइड मतलब लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, अगर सीआरपीसी में ये आ सकता है, बट वहां पर भी एक सफिशिएंट कॉज वाला ही पार्ट आता है। चलो ऐसे देख लो, देखो बीएनएसएस जिनका हो रहा है या नहीं भी हुआ है तो होगा तुम लोगों का जरूर, वहां पर भी देखोगे तो देयर आर सर्टेन वेरी सिमिलर प्रोविजंस। तुम लोग को बताया था ना कि सीआरपीसी पे वैसे नहीं अप्लाई होता, सीआरपीसी में कुछ जगह अप्लाई होता है, अपील वगैरह में अप्लाई होता है। ठीक है, देखो यहां पर भी देयर इज अ प्रोविजन फॉर लिमिटेशन। 501 से कहां तक है? सॉरी 513 से है, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। ठीक है, अब यहां पर देखो बार टू टेकिंग कॉग्निस आफ्टर लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, वही है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गया, आप कॉग्निसेंस नहीं ले सकते। बट देन देयर इज 519 एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन सर्टेन केसेस, ये है सेक्शन 5 वहां का। ठीक है, सफिशिएंट कॉज आपको शो करना पड़ेगा। चलो 519 देखते हैं हम लोग, सेम प्रिंसिपल वहां पर भी अप्लाई होता है, कुछ अलग नहीं है। 519 ठीक है, देखो notwithstanding anything contained in the foregoing provisions, any court may take cognizance of an offense after the expiry of the period of limitation if it is satisfied on the facts and circumstances of the case that the delay that the delay has been properly explained or that it is necessary to do in the interest of justice, sufficient cause. ठीक है, सेम प्रिंसिपल यहां पर भी होता है। तो अगर वो क्रिमिनल है तो भी सेम चीज वहां पर होती है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि वो सिविल में आना चाहिए, एक बार देखना दोबारा से क्वेश्चन, वो सिविल है या क्रिमिनल है। चलो नेक्स्ट हमारा कौन सा था? 15(3) था ना। 15(4) इज टू कॉम्प्लिकेटेड, तुम लोग को याद होगा,
4-5 जाने दो। 15(5) इज डिफेंडेंट जितने दिन तक इंडिया में नहीं था, दैट टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी एक्सक्लूडेड, ठीक है। 16 में 3 प्रिंसिपल्स आते हैं। देयर मस्ट बी अ कंप्लीट कॉज ऑफ एक्शन, देयर मस्ट बी अ पर्सन केपेबल ऑफ सुइंग, मतलब एक कॉम्पिटेंट प्लेंटिफ होना चाहिए, एंड देयर मस्ट ऑलवेज बी अ पर्सन केपेबल ऑफ बीइंग सूड, देयर मस्ट बी अ कॉम्पिटेंट डिफेंडेंट, ठीक है। तो कंप्लीट कॉज ऑफ एक्शन में कई बार क्या होगा कि राइट के वायलेशन के बाद भी आपके पास कॉज ऑफ एक्शन नहीं आया, क्यों? क्योंकि वहां पर स्पेशल इंजरी या लॉस या डैमेज शो करना पड़ेगा, एंड दैट इज एग्जैक्टली सेक्शन 22 है। देखो 16 के साथ 22 भी होगा वहां पर। 22 में देखो, हाँ सॉरी 23 नो 22, 23 तब तक नहीं होगा जब तक स्पेशल डैमेज या इंजरी आपको नहीं शो होती, राइट, ठीक है। 16 वाला भी एग्जांपल 23 में भी यूज हो सकता है हमारा, राइट। 17 कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक। उसमें 3 चीजें हैं। फ्रॉड और मिस्टेक के लिए तो सिंपल है, जब तक वो फ्रॉड या मिस्टेक डिस्कवर नहीं हुआ है तब तक आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होता है। कंसीलमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, जब आपके पास पहली अपॉर्चुनिटी मिली हो टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, ठीक है, तब जाकर के आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है हमारा स्टार्ट होता है। 16-17 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी थोड़ा सा जितना हम लोगों ने किया दैट इज मोर देन इनफ। 18, 19, 20 ऑल 3 आर एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट कहता है, 18 कहता है कि अगर किसी भी राइट या प्रॉपर्टी के केसेस में अगर कोई पर्सन ने एडमिट कर ली है लायबिलिटी और राइटिंग में है और साइंड है, तो जिस दिन भी वो राइटिंग में साइंड हुआ है वहां से आपका एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर वो एक्नॉलेजमेंट अनडेटेड है तो क्या हो सकता है, ओरल एविडेंस कैन बी अलाउड टू गिव एविडेंस फॉर द डेट, लेकिन बाकी सबके लिए नहीं अलाउड होगा, वहां पर बीएसए ही हमारा चलता है। यहां पर इंडियन एविडेंस एक्ट लिखा है शायद अभी, बीएसए हो जाएगा वो, ठीक है। देन एक्सप्लेनेशन में हम लोगों को दिखता है कि एग्जैक्ट नेचर ऑफ लायबिलिटी ना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेनेशन बी कहता है पार्टी या उसका एजेंट दोनों में से कोई भी साइन कर सकता है एक्नॉलेजमेंट। एक्सप्लेनेशन सी कहता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री की एप्लीकेशन एक्चुअली यहां फॉल नहीं करेगी, ठीक है। सेक्शन 19 इज पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट इज डीम्ड एज इंप्लाइड एक्नॉलेजमेंट, और जिस दिन भी पार्ट पेमेंट आपने की है उस दिन से एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज गोइंग टू स्टार्ट। सिमिलरली इट इज फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जिस दिन भी आपने इंटरेस्ट पे किया है वहां से आपका एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है हमारा। एक्सप्लेनेशन में क्लॉज ए है, अगर एक मॉर्गेज है और उसके केस में आप रेंट पे कर रहे हो तो जितनी बार भी रेंट पे किया जाएगा अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बी कहता है उसका कि डिक्री पेबल सॉरी मनी पेबल अंडर डिक्री इज नॉट टू बी डीम्ड एज पार्ट पेमेंट अंडर दिस सेक्शन। सेक्शन 19 में वो फॉल नहीं करेगा। 20 इज हु कैन मेक द एक्नॉलेजमेंट। पार्टी कर सकता है। एजेंट ऑथराइज का मतलब क्या है, वहां पर कमिटी और गार्जियन या फिर क्या मैनेजर, ठीक है, और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय एनी ऑफ द 3, ये भी होगा वहां पर। देखो लिखवाया था ये वाला, ठीक है। कर्ता ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली वो भी कर सकता है, ठीक है। एंड देन 20 हो गया। 21 हमारा पहले ही किया था। 22 इज कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम, ठीक है। इन केसेस ऑफ कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कंटिन्यूइंग ट्रॉट हमारा क्या होता है, एवरी मोमेंट गिव्स यू अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ठीक है। 23 हम लोगों ने पहले किया था। 24 इज ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। कौन सा कैलेंडर यूज होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज होता है हमारा। देन वी हैव 25 एंड 27 विच इज acquisition of certain rights by possession. It can be an easementary right under 25 or it can be an ownership right under section 27, ठीक है। सो यहां पर कौन सा लॉ हमारा लगता है, लॉ ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है। इट इज नॉट एक्चुअली लिमिटेशन। लिमिटेशन वाला जो पार्ट है वो सूट फाइल करने तक ही है। सूट फाइल नहीं किया उसके बाद आपका सूट तो नहीं फाइल हो सकता, लेकिन जो आपका राइट भी था वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, एक्सटिंग्विश हो गया है, ठीक है। तो 25 में इजमेंट्री राइट है। इजमेंट्री राइट क्या होता है, विच यू एक्सरसाइज अपॉन द लैंड ऑफ अनदर, ठीक है। और इफ यू यूज अ प्रॉपर्टी फॉर 20 years विदाउट इंटरप्शन, पीसेबली इंजॉयड, ओपनली इंजॉयड, और वहां पर एज ऑफ राइट आपने किया है, तो आफ्टर 20 years आपका राइट जो है उस पर इंडिफिसिबल हो चुका है, ठीक है। और जब 20 years का टाइम कंप्लीट हो जाए उसके 2 साल के अंदर यू कैन फाइल द सूट, ठीक है। अगर गवर्नमेंट है तो
30 ईयर्स हो जाता है हमारा। एक्सप्लेनेशन को स्किप कर देना, तुम लोग के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 26 जब पढ़ोगे ईजमेंट तो वहां पढ़ना, बिकॉज वहां पर तुम्हें डोमिनेंट हेरिटेज, सर्वेंट हेरिटेज बहुत कुछ समझाना पड़ेगा। 27 इज एडवर्स पोजेशन, तो यू एक्वायर द ओनरशिप बाय एडवर्स पोजेशन, ठीक है। सो अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए अगर मान लो कि एक पर्सन है एडवर्स पोजेशन में, तो कितना टाइम पीरियड है सूट फाइल करने के लिए? 12 साल है आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और कब से वो स्टार्ट होता है? व्हेन द पोजेशन बिकम्स एडवर्स, ठीक है। और वो 12 साल में अगर आपने सूट नहीं फाइल किया तो 12 साल के बाद यू नॉट ओनली लूज द राइट टू फाइल द सूट, मतलब रेमेडी तो आपकी लॉस्ट ही है, आपका जो राइट टू ओनरशिप था वो भी एक्सटिंग्विश हो जा रहा है हमारा, ठीक है। हाँ, मैक्सिम जो थी हमारी मैक्सिम 2, ठीक है, राइट। इसके बाद हम लोग कुछ रेजिड्यू पोर्शन करते हैं विच इज 29(2) कहता है कि भाई स्पेशल और लोकल लॉ पर, लोकल लॉ में अगर कोई टाइम पीरियड अलग दिया हुआ है तो वही प्रिवेल करेगा, लेकिन सेक्शन 3 अभी भी अप्लाई होता है स्पेशल या लोकल लॉ पे। और उसके बाद गड़बड़ ये होती है कि सेक्शन 3 इज नॉट एन इंडिपेंडेंट प्रोविजन, इट इज सब्जेक्ट टू 424। तो क्वेश्चन है कि 424 अप्लाई होंगे या नहीं होंगे? डिपेंड्स अपॉन द लोकल एक्ट कि वो कौन सा एक्सटेंड करेगा और कौन सा एक्सटेंड नहीं करेगा, ठीक है। किन केसेस में देयर इज नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन? 29(3) मैरिज डिवोर्स केस में देयर इज नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ठीक है। देन वी हैव 30(31), खैर वो सब तक इग्नोर कर सकते हो। आर्टिकल्स, चलो जो हम लोगों ने जैसे, हाँ अकाउंट्स के लिए आप करते हो, बिल्कुल लगता है। पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी इन अ पार्टनरशिप्स, पार्टीशन पे रुक जाओ। आर्टिकल 94, 95 देखो, थोड़ा है तो यहां पर, बट नॉट स्पेसिफिकली जो तुम पूछ रही हो है ना, वो नहीं है लग रहा है मुझे कि 109 एंड 1010 भी एक बार देख लेना। एग्जैक्टली तो वो नहीं है, मतलब बट इट कैन बी। हाँ, जिस दिन से डिस्प्यूट अराइज हुआ है कि मेरा अलग करो, वही चीज 110 में आ सकता है अगर किसी पर्सन को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। देखो नहीं, तब हाँ तब है, वही है, मतलब स्पेसिफिकली पूछोगी तो आई डोंट थिंक देयर इज, बट 110 इज द क्लोजेस्ट वन, ठीक है। चलो, जो भी आर्टिकल्स हम लोगों ने मार्क किए हैं, कुछ तो तुम लोगों ने अभी पढ़े होंगे, कुछ तुम लोगों ने अभी नहीं पढ़े होंगे। जब आए याद रखना, जनरल रूल अगर सूट है और मूवेबल प्रॉपर्टी है तो 3 इयर्स है, टॉर्ट अगर है तो 1 ईयर है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो प्रोबेबली 12 इयर्स है, अगर अपील्स है तो 30-60 डेज दोनों में से कोई एक है, कभी कभी 90 भी हो सकता है। एप्लीकेशंस है तो वहां पर भी 30-60-90, अनलेस कि वो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन हो या फिर मैंडेटरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन हो। वहां पर एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन में 12 इयर्स है, मैंडेटरी में 3 इयर्स है वहां पर, ठीक है। चलो, आई थिंक वी आर डन विथ द लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। समझ में आया लिमिटेशन एक्ट, पढ़ा, कुछ नई नई चीजें पता चली क्योंकि ऐसा भी होता है। देखो, कॉलेज में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था लिमिटेशन एक्ट, बस नोट्स पकड़ा दिए गए थे हम लोगों को फैकल्टी की तरफ से, और उसमें हम लोगों ने क्या ही किया था वो पता नहीं, हम लोगों ने क्या आंसर लिखा था, फैकल्टी ने नंबर भी दे दिए थे, पता नहीं क्या हुआ था। बट जब मैंने पहली बार अच्छे से पढ़ा तब मुझे लगा कि इसमें बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं विच आर रियली लॉजिकल। जैसे एक्नॉलेजमेंट वाला ही देखो कि अगर वो बाद में उसको हम लोग अगर एक्सटेंड ना करें तो उसके ऊपर मतलब उसके लिए वो हो सकता है, कहते हैं ना, इनजस्टिस हो सकता है। हाँ, वही चीज। चलो खैर, आज अच्छा, ओके, विद दैट वी आर डन विथ लिमिटेशन। मैं अगेन एक बार बोलना चाहूंगा, तुम्हारा बेस्ट सोर्स होगा तुम्हारा बेयर एक्ट एंड योर रजिस्टर, 2
इसके अलावा बुलेट नोट्स साथ में पढ़ लेना, क्योंकि कुछ दिन में तुम लोग का टेस्ट भी होगा इसका, ठीक है? तो तीनों पढ़ करके आना, तुम्हारा टेस्ट में से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। चलो, बैक ईयर पेपर्स वगैरह देख रहे हो तुम लोग? हाँ, स्टैच्यूट ऑफ रिपोज, हाँ ओके। देखो, रिपोज का मतलब होता है स्टेबिलिटी या फिर हार्मनी बना के रखना सोसाइटी में। तो मैक्सिमम 1 में ही एक्चुअली देखोगे तो आ जाएगा, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द रिपब्लिक दैट देयर इज एन एंड टू लिटिगेशन। वो फाइटिंग कम हो जाती है, वो इंटरेस्ट रिपब्लिक पब्लिक पॉलिसी है बेटा। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द रिपब्लिक और द स्टेट दैट देयर इज एन एंड टू लिटिगेशन। तो वो उसी कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। आई डोंट थिंक सेकंड मैक्सिम की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट में ही आ जाएगा ये, ठीक है? चलो, Subscribe for more content.